हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश पे। आज से हम लोग CUET फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। इसमें इस सेशन के दौरान हम लोग CUET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो आपके सिलेबस से अब डिलीटेड हैं, तो उन क्वेश्चन को हम स्किप करते चलेंगे। पर डे हम ये सीरीज लेकर के आएंगे। पर डे ना होकर के हो सकता है एक दिन गैप करके आए, बट आपको वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। इसके लिए CUET के फिजिक्स कोर्स के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 2 पॉइंट चार्जेस -q and +4q are placed at separation r. Where should a third charge be placed so that entire system of charges become in equilibrium? तो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है ना, इसका क्वेश्चन है ये। जो क्लास 12th में होंगे जो बच्चे, उनको पता ही होगा, फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर तो देख ही आए होंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक है यहां पर -q और दूसरा है +4q। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। हमें पता करना है कि तीसरे चार्ज को कहां रखा जाए, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, जिससे कि पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम हो जाए। इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो जीरो हो जाए, है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि इन दोनों पर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां से ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। एट सेपरेशन r सेपरेशन पर रखा जाए -q से इंटायर -q की तरफ, मतलब -q से इस डिस्टेंस पर, इस डायरेक्शन में। फिर ऑप्शन नंबर बी है सेपरेशन 1 फ्रॉम 4q से 1 मीटर की डिस्टेंस पे, या -q से 3 मीटर की डिस्टेंस पे, या फिर 4q से एट अ सेपरेशन a सेपरेशन के डिस्टेंस पर फ्रॉम 4q इन बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में। तो चलिए चेक करते हैं कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में कोई चार्ज, थर्ड चार्ज लाया जाए तो क्या होगा। यहां पर मान लेते हैं हमने +q चार्ज रख दिया। जैसे ही +q चार्ज यहां पे रखेंगे, वैसे ही ये चार्ज अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करने लगेगा और ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ से रिपल करेगा। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई। तो क्या इक्विलिब्रियम में हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। इक्विलिब्रियम होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसके आउटसाइड पर हमें कोई चार्जेस रखने पड़ेंगे। आउटसाइड पर हमने मान लिया q चार्ज हमने यहां पे रख दिया, कितने डिस्टेंस पे? इससे x डिस्टेंस पे रख दिया। अब दोनों से फोर्स लगाते हैं, फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, दोनों को इक्वल कर देंगे और इक्विलिब्रियम में आंसर आ जाएगा आपका, यानी F1 इक्वल्स टू F2। F1 की वैल्यू k q1 q2 by r स्क्वायर q by x स्क्वायर इज इक्वल्स टू k 4q q डिवाइडेड बाय x प्लस r का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x प्लस r हो जाएगी। तो 4, ये देखो q से q कट जाएगा, q से q कट गया, k से k कट गया, कैंसिल हो गया। रिवर्स करेंगे तो इसको लिख सकते हैं r प्लस x बाय x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा, और स्क्वायर हटने पर आएगा r प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 2, या r प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, या फिर r इज इक्वल्स टू x। यानी -q चार्ज से x डिस्टेंस पर, यानी r डिस्टेंस पर हमें थर्ड चार्ज को रखना पड़ेगा, जिससे सिस्टम क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम पर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। अब गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? एमीटर में। अब यहां से कॉन्सेप्ट क्या आता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या गैल्वेनोमीटर को किन किन चीजों में कन्वर्ट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, स्मॉल करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट में स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर को हम एज अ एमीटर या फिर एज अ वोल्टमीटर भी यूज कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर को एज अ एमीटर यूज करने के लिए हमें लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना पड़ता है, और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना पड़ता है। इस चीज को याद रखेंगे, यहां से एक क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। तो चलिए चार ऑप्शन देखते हैं। तो कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, एमीटर में कन्वर्ट करना है तो जैसे मैंने बताया लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना होता है। तो देखिए कोई ऑप्शन सेट हो रहा है? जी हाँ, थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर।
याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए पैरेलल में हमें लो रेजिस्टेंस लगाना होता है और एमीटर में बनाने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए हमें हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 150 ओम। देखिए अब वोल्टमीटर का क्वेश्चन आ गया। वोल्टमीटर क्या है? 150 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस AB। AB के अक्रॉस एक वोल्टमीटर जोड़ दिया गया, यहां पर एक वोल्टमीटर जोड़ दिया गया जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 150 ओम है, यानी 100 ओम के साथ 150 ओम का एक रेजिस्टेंस, एक वोल्टमीटर जोड़ दिया गया जिसका रेजिस्टेंस 150 ओम। इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल बी, वोल्टमीटर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहां पर, तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी, यहां पर वोल्टमीटर में कितनी रीडिंग शो होगा ये हमें पता करना है, यानी वोल्टमीटर में कितना वोल्टेज शो करेगा ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर टोटल वोल्टेज कितना है, यहां पर वोल्टेज है 40 वोल्ट। ये 40 वोल्ट सीरीज में होने की वजह से दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब हमें सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो कैलकुलेट कर लें तो आसान से काम हो जाएगा। तो हम AB के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है पहले वो फाइंड करते हैं। AB के अक्रॉस, तो AB के अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस होगा भाई? 150 ओम और 100 ओम, ये दोनों किस में जुड़े हैं? ये जुड़े हैं पैरेलल में। तो हम क्या करेंगे कि AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालेंगे जिसका फॉर्मूला क्या होगा? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 100, कितना हो जाएगा ये? 100 डिवाइडेड बाय 250। कैलकुलेट करने पर ये कितना आएगा? ये कैलकुलेट करने पर आएगा 60 ओम आएगा। तो 60 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया। कितने का? AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस हो गया 60 ओम। ठीक है, तो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है? सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस जो हम देख रहे हैं वो हम R डैश मान लेते हैं, वो हो जाएगा 160 ओम, क्योंकि भाई ये 60 ओम यहां से आया और ये 100 ओम ये था, टोटल कितना हो गया? 160 ओम। सर्किट में करंट कितनी होगी? तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, तो 40 अपॉन 160 इट बिकम्स 1/4, 1/4 हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस हमें पता है, कितना रेजिस्टेंस है? 60 ओम। और इस पर करंट कितनी होगी, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम रहती है। अगर सीरीज में करंट सेम रहती है तो इसका करंट कितना हो गया? 1/4 ओम, 1/4 एम्पियर। ये जो करंट हमने निकाला यही करंट रहेगी। और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 60 ओम है। तो इसका वोल्टेज हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? V इज इक्वल टू IR से, तो कितना वोल्टेज होगा? 1/4 इंटू 60, यानी आ जाएगा ये 15 वोल्ट। तो वोल्टमीटर कितनी रीडिंग देगा? 15 वोल्ट का रीडिंग देगा वोल्टमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कैसा है? पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर का टॉपिक था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए, पोटेंशियोमीटर है हमारे पास जिसकी वायर AB है, हैविंग लेंथ L। AB की लेंथ कितनी है? L लेंथ है जिसकी वायर लगी हुई है। एंड रेजिस्टेंस कितना है उस वायर का? उस वायर का रेजिस्टेंस है 12R। इज ज्वाइंट टू अ सेल D ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R के सेल्स के साथ जोड़ा गया है। अ सेल C और दूसरा सेल यहाँ पर C लगाया हुआ है, ये देखो C यहाँ पे लगा हुआ है जिसका EMF E/2 है और रेजिस्टेंस कितना है? 3R है। रेजिस्टेंस है 3R। द लेंथ AJ एट विच द गैल्वेनोमीटर एज शोन इन फिगर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी नल पॉइंट किस पोजीशन पर हमें मिलेगा, हमें ये कैलकुलेट करना है कहां पर हमें नल पॉइंट मिलने वाला है। तो हम मान लेते हैं कि हमें नल पॉइंट कहां पर मिलेगा? X डिस्टेंस पर मिलेगा। X डिस्टेंस पर मिलेगा। सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक तरह से पोटेंशियल V इक्वल्स टू IR से। तो यहां से यहां तक में करंट कितनी जाएगी? करंट जाएगी भैया E हो गया EMF, इसका EMF हो गया, और रेजिस्टेंस कितना हो गया? 12R इस वायर का रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R हो गया। ये हो गया हमारा पोटेंशियल। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें इतनी लेंथ का निकालना है। तो इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है? इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस होगा 12R अपॉन L। कितना होगा? 12R अपॉन L हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां से? क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 12/13 E/L आ जाएगा। 12/13 E/L ये आ गया हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट इस सेल की वजह से। अब हमें दूसरा सेल जो दिख रहा है, ये वाला सेल, ये पोटेंशियल और इसके द्वारा जो पोटेंशियल कितना है? E/2। ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तब हम मिलेगा नल पॉइंट। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि भाई यहां से एक करंट आ रही होगी, यहां से एक करंट यहां से आ रही होगी, ये दोनों करंट यहां पर जुड़ेंगी जहां पर ज्वाइंट है, और जब जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, यहां पर अगर दोनों अपोजिट करंट है, इक्वल पोटेंशियल के हैं, तो जीरो दे देंगे। वहीं पर हमें नल पॉइंट पता करना होता है। ठीक है, तो नल पॉइंट पता करने के लिए क्या करना होगा, इसको हमें यानी 12/13 E/L को किसके बराबर दिखाना होगा, E/2 के बराबर दिखाना होगा। तो E से E कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे x भूल गए हैं, यहाँ पर x भी रहेगा, तो x ये x हो जाएगा इंटू x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, x की वैल्यू आ जाएगी 13/24L। भाई 13 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, L ऊपर चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको दोबारा समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक प्रोटॉन है हमारे पास, एक अल्फा पार्टिकल है, मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं। कहां मूव करते हैं, एंटर इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहां एंटर करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं परपेंडिकुलरली, तो फोर्स लगेगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है, फोर्स लगता है QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई, तो कितना बचा फोर्स, फोर्स हो गया QVB। और आप जानते हैं कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो किस फॉर्म में घूमता है, वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। कैसा घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो अगर ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो इस पर फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। यहां से रेडियस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा mv/qb। क्या हो जाएगा, mv/qb हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यार बात आती है कि देयर रेडियाई ऑफ देयर ट्रेजेक्टरीज विल बी, तो रेशियो जो होगा रेडियस का, जो सर्कुलर पाथ में घूमेंगे इसकी जो रेडियाई बनेगी, उस रेडियस का रेशियो क्या होगा, प्रोटॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए। तो दोनों के लिए रेशियो जो होने वाला है वो 1:1 होने वाला है। क्यों होगा भाई, क्योंकि मास प्रोटॉन पर कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बाद अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, जाहिर सी बात है 2 प्रोटॉन्स होते हैं। तो 2 प्रोटॉन्स क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, और दोनों की रेडियस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चार्ज भी तो बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, है ना। दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी सेम है, लेकिन दोनों के मास डिफर करने की वजह से उनकी वेलोसिटी भी डिफर करेगी। और अगर हम ओवरऑल सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 1:1 मिलने वाला है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक आइडल गैस है हमारे पास। आइडल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना दिया, 2 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब। और प्रेशर कितना है, प्रेशर है भैया हमारे पास 3 × 10⁶ पास्कल का प्रेशर है। हमें एनर्जी पता करनी है गैस की, गैस की एनर्जी। तो गैस की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 PV। आइडल गैस के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 PV। वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा 3/2, P की वैल्यू 3 × 10⁶ इंटू 2 से 2 कैंसिल, 3 3 9 × 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखिएगा। अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसके ऊपर, ओवर अ लॉन्ग रॉड AB ऑफ लेंथ L। L लेंथ की एक रॉड है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। हमें क्या पता करना है, द पोटेंशियल एट पॉइंट O लाइंग एट डिस्टेंस L। L डिस्टेंस पर यहां से यहां तक L डिस्टेंस पर जो लाई कर रहा है कोई पॉइंट O है, उस पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता करनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर पता करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K की वैल्यू क्या रख देते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं 1/4πε0 रख देते हैं, और होता है क्या, Q/R होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, अब यहां पर कैसे लगेगा फॉर्मूला, तो हम मान लेते हैं कि भैया ये रॉड जो है, ये रॉड एक छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होगी। हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज कितना है, मान लेते हैं छोटा सा चार्ज dq है, और इस चार्ज की लेंथ कितनी है, dx है। टोटल चार्ज कितना था, q था, लेंथ कितनी थी, l थी, तो लैम्डा कितना आ जाएगा,
लैम्डा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई? Q बाई एल हो गई, Q बाई एल हो गई। या फिर हम इसको हम dQ बाई dx भी लिख सकते हैं। dQ बाई dx लिखेंगे तो Q बाई एल हो जाएगा, है ना। तो यहां से dQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dQ की वैल्यू आ जाएगी Q बाई एल dx। ये dQ आ गया। अब हम इस dQ चार्ज की वजह से इस O पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर हम मान लें कि ये जो चार्ज है, ये जो dx है, यहां से ये dx कितनी डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है। dx कितनी डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पर है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई x। कितना हो जाएगा? dq बाई x हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो x है। अब dq की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से इसलिए इसको dq लिख देते हैं। पूरा निकालने के लिए अभी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dq की वैल्यू आ जाएगी q बाई एल dx बाई x हो जाएगा, dx बाई x हो जाएगा। अब हमें पूरा पोटेंशियल निकालना है, तो पूरा पोटेंशियल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dv कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा? l से 12 तक, क्योंकि भैया यहां से डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो l है। शुरुआत तो यहां से होगी, यहां से पोटेंशियल यहां से हम मेजर करेंगे। और कितनी डिस्टेंस तक है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 12 है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? l है। इसलिए कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया? l से 12 तक इंटीग्रेट कर दिया। यहां पर कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एल, और इंटीग्रेशन करेंगे किसका? 1 बाई एक्स dx का। कहां से कहां तक? l से 12 तक। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन होता है इसका log x। क्या होता है? log x होता है ना। तो ये हो जाएगा log x, क्या? l से 12 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे log की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? q बाई एल हो जाएगा, और log 12 बाई एल हो जाएगा। एल सेल कैंसिल, क्या बचेगा? log 2 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एल ln 2, यानी log 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हेन अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। देखिए एक कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आ गया कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर या फिर एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये वोल्टमीटर का क्वेश्चन है। खैर, व्हेन अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर इज पास थ्रू अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम। अगर एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस 15 ओम है, उसमें 5 मिली एम्पियर की करंट को फ्लो किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है? फुल डिफ्लेक्शन दिखा देता है। अब जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया जाए जिससे वो किसमें बदल जाए? वोल्टमीटर में बदल जाए। और कितने रेंज का वोल्टमीटर बन जाए? 0 से 10 ओम 10 वोल्ट के रेंज का वोल्टमीटर बनाना है हमें। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर, अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे? रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। ये क्या बन जाएगा? वोल्टमीटर बन जाएगा। पैरेलल में, सॉरी सीरीज में हाई ओम का रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, बताया था वहां पर। तो इस पर कितनी करंट जा सकती है? इस पर करंट जाएगी 5 मिली एम्पियर की। 5 मिली एम्पियर की करंट जा सकती है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम। इसका रेजिस्टेंस हमें पता करना है, मान लेते हैं R है। तो करंट तो जाएगी 5 मिली एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस होने वाला है 15 प्लस R। सीरीज में जोड़ रहे हैं। और कितना पोटेंशियल नापना है हमें? 10 वोल्ट का पोटेंशियल नापना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू क्या? IR। V इक्वल टू IR। V कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट हो जाएगा। करंट कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगी। और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 प्लस R हो जाएगा। यही करना है हमें, कैलकुलेट करना है बस। तो यहां से आ जाएगा 10/5 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 15 प्लस R। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 15 प्लस R। या फिर R इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 15। ये आ जाएगी वैल्यू। इसको कैलकुलेट करना है आपको, 15 माइनस करना है, आंसर आ जाएगा 15। खैर 2 में से नहीं माइनस करना है। ये कितनी वैल्यू है? ये है आपकी 2000 माइनस 15। 2000 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1985 आएगा।
1985 ओम आएगा। आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 1.985 इंटू 10⁻³ ओम लिखा जा सकता है और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? अ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सर्विस इज वर्किंग एट कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज। एक टेलीफोनिक फ्रीक्वेंसी का चैनल है जो 10 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को मैनेज कर सकता है। ओनली 10% ऑफ इट इज यूटिलाइज फॉर ट्रांसमिशन। सिर्फ इसमें से 10% ही यूटिलाइज हो सकता है ट्रांसमिशन के लिए, 10% ही यूज हो सकता है ट्रांसमिशन के लिए। और हाउ मेनी टेलीफोनिक चैनल्स कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली? एक साथ कितने चैनल्स ट्रांसमिट हो सकते हैं अगर एक चैनल 5 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूटिलाइज करता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये जो लिखा हुआ है आपको 10 गीगाहर्ट्ज, इसका 10% निकालना है और 10% को 5 किलोहर्ट्ज से डिवाइड कर देना है, आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप 10 गीगाहर्ट्ज लिखें। 10 गीगाहर्ट्ज यानी 10⁻6 हर्ट्ज। इसका 10% कैलकुलेट करें तो इसका 10% निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, 10% निकालने के लिए 10 निकालना पड़ेगा। तो 10 कितना आ जाएगा? 10⁻6 आ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा। ठीक है, अब 10⁻6 आ गया, ये आ गया हमारा हर्ट्ज जो यूटिलाइज हो सकता है। इसमें लिखा ना ओनली 10% ऑफ इट इज यूटिलाइज फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के लिए यूटिलाइज होने वाला कितना है? सिर्फ 10%। तो 10% निकाल लिया। ठीक है, 10% ही यूटिलाइज हो सकता है। इसको क्या करना है? अब हमें 10% आ गया, 10 इंटू 10⁵ भी लिख सकते हैं इसको। इसको डिवाइड कर देना है 5 इंटू 10⁻³ के साथ। किलोहर्ट्ज है, 5 किलोहर्ट्ज है ना, तो कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करने पर 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻² हर्ट्ज। 2 इंटू 10⁻², इतने चैनल्स चल सकते हैं, इतने साइमल्टेनियसली इतने चैनल्स चल सकते हैं। ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 2 इंटू 10⁻² इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, 2022 में आ चुका है सीयूईटी के, लेकिन इस बार आपके सिलेबस से डिलीटेड है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी है, जो क्लास 11th, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 11th का ही टॉपिक है। ये ट्रांसफर ऑफ हीट से रिलेटेड टॉपिक है, जो 2022 में आया हुआ था प्रीवियस ईयर में। इस साल नहीं आएगा क्योंकि आपके सिलेबस से 11th का पूरा टॉपिक हटा दिया जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ 12th का ही टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर इज चार्ज। एक कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज किया गया और चार्ज करने के बाद इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, पॉइंट रेडियली इनवर्ट द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर पर नेट चार्ज फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q by r²। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको लगाना है, कैलकुलेट करना है, आपको Q की वैल्यू निकालनी है। तो E की वैल्यू कितनी है? 1.2 इंटू 10⁻3, 9 इंटू 10�9, इसकी वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू? इतने की वैल्यू, Q की वैल्यू हमें फाइंड करना है। और 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 20 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर लग जाएगा। 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9 इक्वल्स टू Q हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर ये वैल्यूज हम इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻² इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9 इक्वल्स टू Q। तो यहाँ से 10⁻⁻2 से 10⁻+2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 3 और ये कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, सॉरी, और नीचे 3 टाइम्स, यानी आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻9, 16/3, इट बिकम्स 5.3 इंटू 10⁻⁻9। कहीं ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। क्या होता है फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, ये होता है फॉर्मूला। अगर एयर बीच में एयर भरी है तो, लेकिन क्या किया गया है? फिल्ड बाय कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस बी। कॉपर प्लेट भर दी गई है इसके बीच में, कैपेसिटर के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कॉपर प्लेट भर दी गई है। तो भैया कितनी डिस्टेंस बची? कितनी डिस्टेंस बची? डी में से बी माइनस कर दिया, कितनी डिस्टेंस बची? डी माइनस बी हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई
डी माइनस बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर फॉर्मूला याद होगा तो बिल्कुल फॉर्मूले पर क्वेश्चन था, ये इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा कैलकुलेशन पे बेस्ड है, तो इसमें आप लगाइएगा किरचॉफ लॉ लगाना है। किरचॉफ लॉ लगा करके इक्वेशन बनाने हैं और इक्वेशन बना करके वैल्यूज पुट करनी है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट डायग्राम करंट I1, I4, I5 की वैल्यू आपको दिया हुआ है और आपको I2, I3 और I6 की वैल्यू निकालनी है। तो किरचॉफ लॉ हम पढ़ेंगे। किरचॉफ लॉ पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा लेंगे। हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास में आपको किरचॉफ लॉ पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। पहले किरचॉफ लॉ क्या होता है, फिर उससे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और नेक्स्ट ईयर आने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा का पूरा आपको किरचॉफ लॉ पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो उसके बाद ये क्वेश्चंस आप लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, इक्वेशन बना करके इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे ऑप्शन इसका ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आता हो किसी को किरचॉफ लॉ तो कमेंट पे लिख सकता है और आंसर बता सकता है कि ये सही ऑप्शन है या गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दो वेव्स हैं, यहाँ पर दो वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी है? दो हैं। देखते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम एयर एंटर अ मीडियम। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम से किसी एयर से किसी मीडियम में एंटर करती है, एयर से मीडियम में। तो एयर में उसका इक्वेशन तो ये है और मीडियम में उसका इक्वेशन ये है। आपसे पूछा जा रहा है के क्या है, वेयर के इज वेव नंबर, म्यू फ्रीक्वेंसी है और आपको ER1 और ER2 रेफर जो है वो रिलेटिव परमिटिबिलिटी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि लाइट अगर एयर में चल रही होगी तो उसकी स्पीड c के बराबर होगी। इसको कैलकुलेट करने पर आपको यहां पे देखने को मिल रहा है एक जनरल फॉर्मूला होता है ओमेगा एक्स प्लस के टी, वाला फॉर्मूले से आप इसको कंपेयर करेंगे तो V1 आ गया हमारा c और V2 आ गया हमारा c/2। V2 कितना आ जाएगा? c/2, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो V2 कितना आ जाएगा? c/2 आ जाएगा। V2 कितना? c/2 और V1 कितना? c। हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम एप्सिलॉन r1 कर देंगे। क्या कर देंगे? एप्सिलॉन r1 करेंगे। यहां पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन r1 हो जाएगा c1 के लिए, है ना, दोनों को इक्वेट कर देंगे। और c के लिए यहां पर c हो गया और यहां पर भी c हो जाएगा, दोनों जगह c हो जाएगा। 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या लगेगा? c/2 लगेगा। अब दोनों से c की वैल्यू को इवेल्युएट कर देना है। अब रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो वैल्यू आ जाएगी 1:4। कितना रेशियो आ जाएगा? एप्सिलॉन r1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। कैसे हुआ? v1 की वैल्यू कितनी, क्योंकि ये एयर में चल रहा था तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही चलेगा, स्पीड हो जाएगी। जब एंटर करेगा मीडियम में तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कितनी चेंज होगी कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पर 2z लिखा हुआ है, 2z लिखा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? c/2 हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी? c/2 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट नहीं रखना है, एप्सिलॉन r1 और एप्सिलॉन r2 रखना है। तो एप्सिलॉन r1 रख लिया हमने c के लिए, और दूसरे मीडियम में स्पीड कितनी है? c/2 है। दूसरे मीडियम में स्पीड c/2 है, तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट r2 कर लिया, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन r2 कर लिया। अब यहां से हम दोनों को क्या कर देंगे? c की वैल्यू दोनों इक्वल कर देंगे। भाई यहां से c की वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन r1 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन r2। अब इसको दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन r1 इज इक्वल्स टू 4 म्यू नॉट एप्सिलॉन r2 हो जाएगा। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन r1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r2 इज इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। इट्स योर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आज की क्लास के लिए ये 15 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर में मतलब इस साल आपके आएंगे नहीं, प्रीवियस ईयर में आए हुए थे जब सिलेबस में 11th भी इंक्लूड था। अभी तो सिलेबस से 11th को हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 12th का ही जो एनसीईआरटी का सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ वही है।
तो कुल मिलाकर के इसको आपको प्रिपेयर कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना डिटेल में आप घुसते चले जाएंगे और चीज़ें एवरेट होते जाएंगी, आपको समझ में आती जाएंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जैसे हमने कहा किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे और किरचॉफ लॉ के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, 8-10 क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे किरचॉफ लॉ हमारा पूरा क्लियर हो जाए। किरचॉफ लॉ से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम तुरंत देख लें और उसकी कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे, जिससे आप मतलब क्वेश्चंस को देख करके तुरंत आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं।